नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। अदानी एंटरप्राइजेस 29 जनवरी को लाएगा सबसे बड़ा एफपीओ। मिनिमम प्राइस 3112 रुपए और मैक्सिमम 3276 रुपए प्रति शेयर तय। रिटेल निवेशकों को मिलेगा 64 रुपए प्रति शेयर का डिस्काउंट। सेंसेक्स निफ्टी दिन की ऊंचाई के करीब बंद। मेटल शेयरों में अच्छी खरीदारी। फार्मा, पीएससी, इंफ्रा में तेजी। सरकारी बैंक, ऑटो, एनर्जी पर दबाव। सेंसेक्स 390 अंक और निफ्टी 112 पॉइंट चढ़कर 18,165 पर बंद। सितंबर 2023 की डेडलाइन से पहले पेटीएम आएगा मुनाफे में। सीएनबीसी टीवी 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में विजय शेखर शर्मा ने किया दावा। इंटरनेशनल एक्सपेंशन का अभी इरादा नहीं। बजरंग पुनिया, विनेश साक्षी समेत दिग्गज पहलवान दिल्ली में जंतर मंतर पर धरने पर बैठे। फेडरेशन पर लगाया यौन उत्पीड़न और प्रताड़ना का आरोप। फेडरेशन अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह ने किया आरोपों का खंडन। कतई नहीं हुआ। एक भी सामना कर दे तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा। हम चाहते हैं कि अच्छा हो कि वो लिख करके दे दे। दिल्ली विधानसभा में नोट कांड। आप विधायक मोहिंदर गोयल ने लहराई नोटों की गड्डियां। कहा बीजेपी ने खरीदने की कोशिश की। बीजेपी का सदन में हंगामा। 3 राज्यों में चुनाव की तारीखों का चुनाव आयोग ने किया ऐलान। त्रिपुरा में 16 फरवरी, नागालैंड और मेघालय में 27 फरवरी को वोटिंग। 2 मार्च को एक साथ तीनों राज्यों के नतीजे। न्यूजीलैंड को भारत ने दिया 350 रन का टारगेट। शुभमन गिल ने जमाया शानदार दोहरा शतक। अदानी एंटरप्राइजेस ने अपने एफपीओ का प्राइस बैंड तय कर दिया है। एफपीओ के लिए मिनिमम 3112 रुपए और मैक्सिमम 3276 रुपए का प्राइस बैंड तय किया गया है। रिटेल निवेशकों को 64 रुपए प्रति शेयर का डिस्काउंट मिलेगा। अदानी एंटरप्राइजेस का एफपीओ 27 जनवरी को खुलकर 31 जनवरी को बंद होगा। अदानी एंटरप्राइजेस एफपीओ देश का सबसे बड़ा एफपीओ होगा। इस एफपीओ की पूरी जानकारी लेते हमारे सहयोगी यतिन मोता हमसे जुड़ गए। बताएं यतिन, देश का सबसे बड़ा एफपीओ। नमस्कार। क्लियरली ये 20,000 करोड़ रुपए का देश का सबसे बड़ा एफपीओ बनने वाला है। ऑब्वियसली कंपनी ने अब स्टॉक एक्सचेंजेस को इन्फॉर्म कर दिया है कि जो प्राइस बैंड रहेगी वो काफी आकर्षक रहेगी, क्योंकि कंपनी के शेयर ऑलरेडी लिस्टेड है। तो एफपीओ का जो प्राइस बैंड आया है वो आया है 3112 रुपए से 3276 रुपए, यानी 3112 से लेके 3276 का जो प्राइस बैंड है कंपनी ने घोषित किया है। इसके अंदर रिटेल निवेशकों को जो है डिस्काउंट देने का भी प्रावधान है। 64 रुपए प्रति शेयर रिटेल निवेशकों को डिस्काउंट मिलेगा। ऑब्वियसली ये जो 20,000 करोड़ रुपए अदानी एंटरप्राइज जुटाने वाली है, इसका लगभग आधा या आधे से थोड़ा ज्यादा जो है जो केपेक्स के लिए जाएगा। ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स और कंपनी की जो एयरपोर्ट्स में निवेश करने की जो योजना है, उसके तहत करीब 11,000 करोड़ रुपए के आसपास की धनराशि केपेक्स में जाएगी इन 2 पर्टिकुलर सेगमेंट्स में। इसके अलावा लगभग 4,100 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी कर्ज चुकाने पे फोकस करेगी, क्योंकि कंपनी के जो सोलार प्रोजेक्ट्स है मुंद्रा में, एयरपोर्ट को लेके और दूसरे कारोबार को लेके जो कर्ज है उसमें कुल मिला के 4,100 करोड़ रुपए कंपनी वहां जो है रिपेमेंट करेगी बैंकों को। और करीब 5,000 करोड़ रुपए का जो बैलेंस अमाउंट है वो कंपनी जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए रखना चाहती है। ऑब्वियसली कंपनी जो है वो एक पार्टली पेड अप रूट भी आरएचपी में मेंशन कर रहे हैं कि वो रखेंगे निवेशकों के लिए, और ये कंपनी के शेयर सेपरेटली लिस्टेड हो गए। तो अदानी एंटरप्राइज का पार्टली पेड अप शेयर जो है वो एक्सचेंज पे अलग से लिस्ट होगा। लेकिन क्लियरली जहां तक कि अदानी एंटरप्राइजेस के शेयर का दाम का सवाल है, उसके मुकाबले जो रिटेल निवेशकों को डिस्काउंट दिया गया है, जो प्राइस बैंड दिया गया है, लगभग 10 से 12% के आसपास का डिस्काउंट वर्कआउट होता है, जिसकी वजह से इशू को अभी तो हाल फिलहाल मार्केट प्राइस के हिसाब से आकर्षक गिना जाएगा। जी, तो आकर्षक होगा इशू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका यतिन तमाम जानकारी के लिए। पढ़ते हैं आगे। बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी ऐलान के बाद बाजार में आज जोश दिखा। सेंसेक्स निफ्टी दिन की ऊंचाई के करीब बंद हुए। सेंसेक्स 390 पॉइंट चढ़कर 61,046 पर और निफ्टी 112 पॉइंट चढ़कर 18,165 पर बंद हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में हल्की तेजी रही। सबसे ज्यादा फॉर्म में मिडिल शेयरों
को देखा गया। वहीं फार्मा, पीएससी, इंफ्रा शेयरों में भी तेजी दिखी। बैंकिंग, आईटी शेयरों में खरीदारी रही। सबसे ज्यादा दबाव दिखा सरकारी बैंक, ऑटो और एनर्जी शेयरों में। तो बजट का इंतजार हो रहा है और इस बजट में ग्रोथ बढ़ाने पर फोकस हो सकता है, ये कहना है एक्सेलर इक्विटीज के डायरेक्टर दीपन मेहता का। बजट से बाजार की उम्मीदों के साथ दीपन मेहता ने कहा है कि रियल्टी और बैंकिंग सेक्टर में निवेश के अच्छे मौके हैं। कैपिटल गेन्स में कुछ शायद चेंजेस या कुछ रेट्स या जो होल्डिंग पीरियड है उसमें कुछ एक्सटेंशन डाल दे या कुछ चेंजेस कर दे। तो मेरी तो विनती यही रहेगी एफएम से कि प्लीज डू नॉट टच द कैपिटल गेन्स रेजिम। जैसा है वैसा चलते रहने दीजिए। रियल एस्टेट कंपनीज विल गिव वेरी गुड रिटर्न्स इन द मीडियम टू लॉन्ग टर्म। मेरी टाइम में जो लार्ज कंपनीज है, मैक्रोटेक है या फिर डीएलएफ है, शोभा डेवलपर्स है, आई थिंक द लार्जर कंपनीज वुड बी आवर प्रेफरेंस, क्योंकि रिस्क फैक्टर्स फिर कम हो जाते हैं। इससे जुड़ी हुई जो एंसिलरी इंडस्ट्रीज है जैसे कि बिल्डिंग मटेरियल्स है, पेंट्स है या फिर एडेसिव्स है, दे विल डू वेल। अप्लायंसेस है, कंज्यूमर अप्लायंसेस, किचन अप्लायंस, आई थिंक दे कैन डू वेल। और जो बैंक्स है विच आर वेरी मच फोकस्ड ऑन लेंडिंग टू द हाउसिंग सेक्टर, दे आल्सो विल सर्टेनली बेनिफिट। चीन में मेटल्स की मांग घटने से भारत में स्टील की डंपिंग बढ़ गई है। ऐसे में स्टील इंडस्ट्री को आने वाले बजट से क्या उम्मीदें हैं, ये जानने के लिए इंडियन स्टील एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल आलोक सहाय से बात की हमारे संवाददाता असीम मनचंदा ने। स्टील इंडस्ट्री की वित्त मंत्री से क्या मांग है सर? सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस बजट में स्टील इंडस्ट्री किस तरह की मांग वित्त मंत्री के सामने रख रही है? हमारा स्टील इंडस्ट्री एक लेवल प्लेइंग फील्ड की तरफ ज़्यादा हमारी मांग है, ताकि हमारी इंडस्ट्री और कॉम्पिटिटिव भी है, इसलिए इंपोर्ट से हम घबराते नहीं हैं। लेकिन इंपोर्ट्स अगर बहुत कम दाम पे इंडिया में कर रहे हैं लोग एक्सपोर्ट, और लाइक जापानीज़ में लाइक कंपैरिजन के लिए मैं बता रहा हूँ, HR कोयल खुद जापान में $800-850 में बेच रहे हैं, और इंडिया में जब एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो FOB प्राइसेस अगर लाइक टू लाइक कंपेयर करें तो $550 के लगभग डॉलर आता है। तो ये बहुत दिस इज़ व्हाट इज़ डंपिंग। तो दीज आर वेरी लो प्राइसेस। तो जिस दाम पे अपने कंट्री में बेचते हैं उस दाम पे इंडिया में भी बेचें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वी आर वेरी कॉम्पिटिटिव। हम लोग तो हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट विद इन द मिल्स वर्ल्ड का सबसे कम है इंडियन स्टील इंडस्ट्री का। तो हम लोग लेवल प्लेइंग फील्ड चाहते हैं ताकि कोई मुश्किल नहीं हो और इंडस्ट्री बढ़े, इन्वेस्टमेंट्स और हो लोगों का। हम लोग ऑलरेडी ग्रोथ पाथ में 11.5% पिछले 9 महीनों में ग्रोथ हुआ है स्टील इंडस्ट्री का। तो हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे और स्टील सभी तरह की स्टील इंडिया में मिलेंगे। तो स्पेसिफिकली इन्वेस्टमेंट की बात करूं, उसको बढ़ावा देना है, तो आपको लगता है कोई PLI स्कीम जैसे स्पेशलिटीज की स्टील के लिए हमने एक PLI स्कीम देखी, ऐसा ही कुछ आपको भी चाहिए? तो PLI स्कीम तो ऑलरेडी मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ने भी लगाया है और हम लोग बहुत थैंकफुल हैं। अभी हमारे मंत्री जी उस पर बहुत ज़ोर शोर से काम किए हैं और PLI स्कीम बहुत ही अच्छा स्कीम है, स्पेशलिटी स्टील के लिए उन्होंने लगाया है। तो ये इसमें इन्वेस्टमेंट आएंगे। कोविड महामारी के बाद अब ग्लोबल मंदी की आहट से एक्सपोर्ट सेक्टर की चिंता बढ़ गई है। ऐसे में एक्सपोर्टर्स ने बजट में वित्त मंत्री से रॉ मटेरियल की कीमतें सस्ती करने और बढ़ती ब्याज दरों से राहत दिलाने की मांग की है। देखिए आलोक प्रियदर्शी की रिपोर्ट। दुनिया को धीरे धीरे अपनी चपेट में ले रही मंदी एक्सपोर्ट जगत के लिए किसी सदमे से कम नहीं है। कोविड संकट से उबरने के बाद सेक्टर रफ्तार पकड़ ही रहा था कि मंदी की आहट सुनाई देने लगी। अब एक्सपोर्टर्स ने सरकार से कच्चे माल की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने और ओवरसीज मार्केटिंग के लिए आर्थिक मदद और टैक्स छूट बढ़ाने की मांग की है। हमारी रॉ मटेरियल की जो प्राइसेस हैं वो बहुत तेजी से ऊपर जा रही हैं। कई चीजें ऐसी हैं जहां 20 to 40% की तेजी है, जिसकी वजह से हम लोग चाइना के सामने प्राइसेस को मीट नहीं कर पा रहे हैं बायर्स की, और निरंतर कुछ ना कुछ ऑर्डर जो हैं वो डाइवर्ट होते जा रहे हैं दूसरी कंट्रीज में। कि जो इंटरनेशनल फेयर होते हैं उसमें हमें
सब्सिडी बाद में मिलती है जब पार्टिसिपेशन के बाद। हमारी सरकार से मांग है कि हम चाहते हैं कि हमें सस्ते फेयर प्रोवाइड किए जाएं, जिसमें डिस्काउंटेड प्राइस पे हमें फेयर मिलने चाहिए, जिससे हम अधिक से अधिक इंडिया के लिए बिजनेस ला सकें। ताज़ा सरकारी आंकड़ों के मुताबिक एक्सपोर्ट में दिसंबर 2021 के मुकाबले दिसंबर 2022 में 12% से ज़्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि बजट में सरकार को ऐसे ऐलान करने चाहिए जिससे कि लॉजिस्टिक्स कॉस्ट से लेकर रॉ मटेरियल तक की कीमतों में कमी आए। साथ ही एग्रेसिव मार्केटिंग और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए सरकार को मौजूदा 100% की जगह 200% तक टैक्स छूट देनी चाहिए। ब्याज दरों में हो रही बढ़ोतरी से राहत देने के लिए 5% तक इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन की सुविधा बहाल की जानी चाहिए। इसके अलावा घरेलू शिपिंग लाइन में आत्मनिर्भर बनने के लिए भी ठोस कदम उठाने की जरूरत है। कुछ एनोमलीज आई हुई हैं, जैसे हम लेदर की बात करें, जो फिनिश लेदर है उस पे ऊपर ड्यूटी लग गई है, कुछ जो सिल्क के आइटम है उनके ऊपर ड्यूटी लग गई है। तो अगर इनमें कुछ ड्यूटी में रियायतें दी शायद इन एक्सपोर्ट सेक्टर्स को भी थोड़ा मदद मिलेगी। काफ़ी इश्यूज हमारे प्रोसीजरल हैं जो कि पार्ट ऑफ बजट नहीं है, बट हमें लगता है कि होता है उनके बजट अनाउंसमेंट में उनका भी इम्पोर्टेंट रोल हो। पोस्ट कोविड रिकवरी के बाद एक्सपोर्ट में जबरदस्त उछाल देखने को मिली थी। 2021-22 में $400 बिलियन से ज्यादा का निर्यात दर्ज किया गया। इससे उत्साहित सरकार ने साल 2022-23 के लिए $450 बिलियन का एक्सपोर्ट टारगेट तय किया है। लेकिन ग्लोबल मंदी की दस्तक से घबराए एक्सपोर्टर्स और पूरे सेक्टर की निगाहें 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट पर टिकी हुई हैं। आलोक प्रियदर्शी, दिल्ली। और अब बात करते हैं दावोस में चल रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। पेटीएम के सीईओ विजय शेखर शर्मा ने एक बार फिर दोहराया है कि कंपनी तय वक्त से पहले मुनाफे में आ जाएगी। दावोस से CNBC TV 18 की मैनेजिंग एडिटर शीरीन भान से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा कि पेटीएम का इंटरनेशनल मार्केट में उतरने का फिलहाल कोई इरादा नहीं है। We are definitely looking at free cash, profitability, very much visibility, and we have, like I said a number of times, that we have said that it is going to be far before than what we have said. But we are not looking at anything reducing because of that. So lucky to have a business line item that is growing so nicely, and lucky to have a business that addresses large profit pool, and hopefully lucky to become publicly announcing profitability sooner than what we what is sooner than what you I expect? publicly quoted next September, Yeah. meaning Q2 of next year, and we just are finishing like a last quarter of third quarter of this year. So sooner, what sooner can it be? Much before than that. Much before September next year. Yeah, that's what I'm trying to say. देश भर में पुरानी और नई पेंशन स्कीम को लेकर बहस छिड़ी हुई है। आरबीआई ने कुछ राज्यों में पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने को लेकर चेतावनी भी दी है। नई और पुरानी पेंशन स्कीम पर क्यों छिड़ा है घमासान? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। ओलंपिक में पदक जीतने वाले देश के पहलवान रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के खिलाफ जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। बजरंग पुनिया की अगुवाई में विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, संगीता फोगाट, सोनम मलिक और अंशु मलिक समेत भारत के शीर्ष पहलवानों ने जंतर मंतर पर रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया WFI के खिलाफ मोर्चा खुला हुआ है। इन सभी रेसलर्स का कहना है कि फेडरेशन उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। विनेश फोगाट ने यौन उत्पीड़न का आरोप भी लगाया है। देश का सुप्रीम कोर्ट बैठा है, देश के प्रधानमंत्री जी बैठे हैं, गृह मंत्री जी बैठे हैं। जांच हो जाएगी तो सब साफ हो जाएगा कौन सही बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है। हम वही चाह रहे हैं कि हमारे रेसलिंग फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट हैं उनको हटाना चाहिए, उनको अपनी कुर्सी से इस्तीफा देना चाहिए और उनके खिलाफ जांच होनी चाहिए, और जो भी बाकी जो फेडरेशन के जो लोग हैं उनके खिलाफ भी जांच होनी चाहिए। जो स्पॉन्सर प्राइवेट जो स्पॉन्सर आते हैं वो सिर्फ फेडरेशन के थ्रू आएंगे हमारे पास। पहले हमारे पास डायरेक्ट आते थे खिलाड़ियों के पास, अब वो फेडरेशन को पहले फेडरेशन को खिलाएंगे, फेडरेशन खिलाड़ियों तक पहुंचाएगी। जब हमारे टाटा मोटर्स के नहीं आए तो वो कहाँ से दे देंगे? तो वो चीज़ें बहुत सारी जो निचले खिलाड़ी वो बेचारे ये बोल रहे हैं कि भाई हम कहाँ जाएँ, वो हमारे पास आते हैं कि हम कहाँ जाएँ पहलवान जी।
क्योंकि कुश्ती में है हमारे से जो बड़े हम उनको पहलवान जी बोलते हैं, जो हमारे छोटे बच्चे वो हमें पहलवान जी है कि हम कहाँ जाए, हमें कोई सपोर्ट करने वाला ही नहीं है, किसके आगे हम जाके बोले। जो खिलाड़ी बोलता है उसको टॉर्चर किया जाता है, बैन लगा दिया जाता है। जो फेडरेशन में बैठे उनको रेसलिंग का कुछ नहीं पता। वहीं WFI के प्रेसिडेंट ब्रजभूषण सिंह ने सभी आरोपों का खंडन किया है और इसे एक बड़ी साजिश बताया है। कतई नहीं हुआ, कतई नहीं हुआ। एक भी सामना कर दे तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा। हम चाहते हैं कि अच्छा हो कि वो लिख करके दे दे, तो कुछ जवाब हम दे सकते हैं, कुछ चीजों की जवाब हम दे सकते हैं और कुछ चीजों की जांच हो जाएगी। CBI जांच हो जाए, LIU जांच हो जाए, पुलिस की जांच हो जाए। इसमें किसी बहुत बड़े आदमी का हाथ भी है। हाँ, बहुत बड़ी साजिश है। कौन लोग हैं साजिश के पीछे? कोई उद्योगपति है। सर कौन है वो बड़ा आदमी? कोई उद्योगपति है। कोई फेडरेशन के पास कोई इनका लेटर हो, कोई पत्र हो, कोई कि मिले हो, आकर के शिकायत किया हो। अभी बजरंग पूनिया 1 हफ्ता पहले आए थे, मिल करके गए कि हमको कोई दिक्कत नहीं है। अभी साक्षी मलिक मिल करके गई, कहीं हमको कोई दिक्कत नहीं है। साक्षी मलिक ने कहा कि हमको ट्रायल में परमिशन दे दीजिएगा। हमने कहा ट्रायल में परमिशन दे दिया जाएगा। एक शेर बोलना चाहता हूं कि इसीलिए तो डगर डगर बदनाम हो गए मेरे आंसू, इसीलिए तो नगर नगर बदनाम हो गए मेरे आंसू, मैं उनका हो गया कि जिनका कोई पहरेदार नहीं था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बस्ती में सांसद खेल महाकुंभ के दूसरे चरण का उद्घाटन किया। सांसद हरीश द्विवेदी के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद बस्ती में मौजूद थे। इसके अलावा कई सांसद खेल महाकुंभ के लिए पहुंचे थे। सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 का आयोजन 2 चरणों में किया जा रहा है। इसका पहला चरण 10 दिसंबर से 16 दिसंबर 2022 के बीच हुआ था और दूसरा चरण आज से 28 जनवरी तक चलेगा। करीब 200 सांसदों ने अपने क्षेत्र में इस तरह के खेल का महाकुंभ आयोजित किया है। यहां अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को आगे प्रशिक्षण के लिए चुना जाएगा। प्रधानमंत्री ने सांसदों की तारीफ करते हुए कहा कि सभी सांसद खेल पीढ़ियों का भविष्य उत्तम बनाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। इधर दिल्ली विधानसभा में आज जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। विधानसभा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब रिठाला से आम आदमी पार्टी के विधायक मोहिंदर गोयल ने हवा में नोटों की गड्डियां लहरा दी। उन्होंने दावा किया कि जो पैसा वो सबके सामने दिखा रहे हैं वो नोट रिश्वत है। गोयल का आरोप है कि दिल्ली सरकार के बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ की भर्ती के लिए टेंडर निकला है। सरकार का नियम है कि 80% पुराने कर्मचारियों को रखना है, लेकिन अस्पताल में ऐसा नहीं होता। इसमें बड़े स्तर पर रिश्वत का लेन देन होता है। नौकरी मिलने के बाद भी कर्मचारियों को पूरे पैसे नहीं मिलते। ठेकेदार उनमें से बहुत पैसे खुद ले लेते हैं। गोयल ने कहा कि उन्होंने इसे लेकर DCP, मुख्य सचिव और दिल्ली के उपराज्यपाल से शिकायत की है। गोयल का दावा है कि खुलासे के लिए उन्होंने रिश्वत देने वालों से सेटिंग की और DCP को जानकारी दी कि उन्हें 15 लाख रुपए की रिश्वत दी जा रही है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। गोयल ने इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने इसे लेकर LG पर हमला बोल दिया है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनकी विधानसभा में किसी हॉस्पिटल में कोई सर्विस प्रोवाइडर नियुक्तियों में गड़बड़ी कर रहा है और जब वो उसकी शिकायत लेके पुलिस के पास जाते हैं, DCP के पास जाते हैं, जॉइंट कमिश्नर के पास जाते हैं, ACB के पास जाते हैं, LG साहब के पास जाते हैं, तो कोई उनको सहयोग नहीं करता। वो कहते हैं मैं वो गलत कर रहे हैं, मैं रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हूँ, आप रंगे हाथों पकड़ो। तो कोई उनको रंगे हाथों पकड़ने को तैयार ही नहीं है। इसका मतलब है कि मिलीभगत से चल रहा है वहां पे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आवाज समाचार में। चेन्नई से तिरुचिरापल्ली जाने वाले इंडिगो विमान का इमरजेंसी गेट खोलने के मामले में सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या से गलती से इमरजेंसी गेट खोला था। ये मामला 10 दिसंबर का है, जिसमें बोर्डिंग के दौरान पैसेंजर के हाथ से इमरजेंसी गेट खुल गया था। इसके बाद सोशल मीडिया पर सुरक्षा को लेकर काफ़ी सवाल उठाए जा रहे थे। वाक़ये के बाद फ्लाइट की उड़ान में 2 घंटे की देरी भी हुई थी।
Look at the facts. The facts are that the door did open by mistake while the plane was on the ground. All the checks were taken, and after that only the plane was allowed to take off. And he also said sorry for it himself. एयर इंडिया के शानदार कला संग्रह को अब आम लोग भी देख सकेंगे। दशकों तक एमएफ हुसैन से लेकर रजा और अंजलि इला मेनन जैसे बड़े कलाकारों का एयर इंडिया के कला संग्रह में अपना योगदान दिया है, लेकिन एयर इंडिया की बिक्री के बाद ये संग्रह संस्कृति मंत्रालय के तहत नेशनल म्यूजियम फॉर मॉडर्न आर्ट को दिया जा रहा है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रोहन सिंह। एयर इंडिया कई दशकों तक सिर्फ एक उत्कृष्ट एयरलाइन ही नहीं रहा, बल्कि अपने बहुत ही बड़े आर्ट कलेक्शन के लिए भी जाना जाता रहा। कई दशकों तक दुनिया भर के प्रसिद्ध कलाकारों ने यहाँ कंट्रीब्यूट किया अपने आर्ट के जरिए। और अगर नाम सुनेंगे आप एमएफ हुसैन, एचएस रजा, अंजलि मेनन या जतिन दास जैसे बड़े कलाकारों का कलेक्शन एयर इंडिया के इस विशालकाय कलेक्शन में है। करीब 4000 से ज़्यादा आर्टिफैक्ट्स हैं यहाँ पे, जिन्हें अब जो है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट्स में ट्रांसफ़र किया जाएगा धीरे धीरे करके। और इसके लिए अभी फिलहाल एक ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है। और अगर आर्टिफैक्ट्स की बात करें तो यहाँ पे अलग अलग तरह की चीज़ें, चाहे वो पेंटिंग्स हो, चाहे वो क्लोथ्स के ऊपर ये कलाकारी हो, या फिर एस्ट्रे, सल्वाडोर डाली का एस्ट्रे भी यहाँ पे बहुत फेमस है। और इनकी अगर कुल कीमत की बात करें तो कई 100 करोड़ की होगी। लेकिन अब इसे नेशनल मॉडर्न आर्ट गैलरी में देखा जा सकेगा। जो आम जनता है वो यहाँ पे उनको देख सकेगी। और इसकी शुरुआत की गई है आज एक MOU साइन अप के जरिए। और दरअसल पिछले साल जब एयर इंडिया का अधिग्रहण का जो काम था वो टाटाज ने पूरा कर लिया था, तो AIASL जो कंपनी है वहां पे ये सारे आर्टिफैक्ट्स को ट्रांसफर कर दिया गया था। अब AIASL इन्हें नेशनल गैलरी मॉडर्न आर्ट गैलरी में दे रही है। और इसके बाद इसे आम जनता को भी अब इसका जो ये कलाकारियां हैं या जो आर्टिफैक्ट्स हैं उनको आम जनता भी देख सकेगी। रोहन सिंह, दिल्ली। न्यूजीलैंड और भारत के बीच हैदराबाद में पहले वनडे में भारत ने न्यूजीलैंड को जीत के लिए 350 रनों का टारगेट दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने धमाकेदार पारी खेली। शुभमन गिल ने दोहरा शतक लगाया। 149 गेंदों में शुभमन ने 208 रन बनाए हैं। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर अपडेट रहिए, जुड़े रहिए CNBC आवाज से ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।